हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के साथ तनाव बढ़ते ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के पास भेज दिया अपना दूत। दोस्तों बताएंगे दिल्ली के लिए कितनी बड़ी चेतावनी की खबर है। मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी दूत की इस हंसती हुई तस्वीर ने कैसे दिल्ली को कर दिया अलर्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव जानकारी, लगे हाथों बताएंगे। लंदन में भारतीयों के प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों का हुड़दंग। दोस्तों भारत विरोधी लगाए नारे, लहराए झंडे, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे थे भारतीय। दोस्तों इस बीच घुसाए खालिस्तानी, बताएंगे बड़ी खबर। साथ ही साथ बांग्लादेश के आरोपों का इंडियन फोर्सेस ने दिया तगड़ा जवाब। बांग्लादेश ने लगाया था भारत पर गंभीर आरोप कि भारत में घुसे है उस्मान हादी के हथियार, जिसके बाद बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों लगे हाथों बताएंगे कैसे बांग्लादेश चुनाव में एलोन मस्क की हुई एंट्री। 2026 चुनाव से पहले बीएनपी का मास्टर स्ट्रोक, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। दोस्तों वहीं बताएंगे सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है। जी हाँ, रशिया ने खुलेआम कर दिया, कहते हुए बीजिंग का तगड़ा समर्थन, जापान को गंभीर चेतावनी। बताएंगे रशिया के इस बयान से भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों भारत ताइवान रिश्तों को लेकर और कैसे ट्रम्प का बौखलाना माना जा रहा है तय। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे भारत के 80 ड्रोनों ने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद। डिप्टी पीएम इशाक डार ने कबूला ऑपरेशन सिंदूर से सैन्य ठिकानों पर हुआ भारी नुकसान। दोस्तों खुद पहली बार पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने एडमिट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मचाया था कहर। तो वही दोस्तों इस राज्य में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक के लिए रहेंगे बंद। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के दुश्मन जिस प्रकार से भारत के खिलाफ चालें चल रहे हैं, उस चाल में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और भारत हर एक उनका मंसूबा विफल करके रहेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कूटनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान हैदर एक साथ बैठे हुए हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसे महज एक शिष्टाचार बैठक बताया जा रहा है, लेकिन भारत के नजरिए से यह बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश को भारत से दूर करना और पाकिस्तान से मजबूत संबंध स्थापित करना है। दरअसल पाकिस्तान के बांग्लादेश में उच्चायुक्त इमरान हैदर ने रविवार को ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कह दिया कि ढाका कराची के बीच सीधी उड़ानें जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और विमानन में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और चिकित्सा आदान प्रदान बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोस्तों कूटनीति में तस्वीरों के मायने 1000 शब्दों से ज्यादा होते हैं। दिखाने के लिए कोई बयान जारी किया जाता है, लेकिन अंदर खाने बात कुछ और चल रही होती है। दोस्तों ये मुलाकात, ये तस्वीर ऐसे वक्त सामने आई है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत बांग्लादेश संबंधों में जमी बर्फ अभी पिघली भी नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी पुरानी शरारत शुरू कर दी। दोस्तों कूटनीतिक गलियारों में इसे पाकिस्तान का एक सधा हुआ दाव माना जा रहा है। भारत के पुराने दोस्त को तोड़ने और उसे अपने पाले में करने की कवायद आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों रविवार को हुई इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं माना जा सकता। पाकिस्तानी उच्चायुक्त इमरान हैदर पूरे तैयारी के साथ, जितना उनको सिखाया बुझाया गया था, पाकिस्तानी हुक्मरानों के द्वारा उन सारी तैयारी के साथ यूनुस से मिलने पहुंचे थे और बाहर बयान ये जारी किया गया कि हमने आपस में फ्लाइट्स को चालू करने के लिए बैठक की, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। दोस्तों मेज पर सिर्फ चाय नाश्ता नहीं बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट था। बांग्लादेश को भारत से दूर ले जाने और पाकिस्तान के करीब लाने का ब्लूप्रिंट। बैठक का लबोलुआब ये रहा कि यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के प्रति अपनी बाहें फैला दी है। जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश ने 1971 में लाखों लाशों के ढेर पर अपनी आजादी छीनी थी, आज उसी पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग की बातें हो रही है। दोस्तों इस बैठक में जो सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर निकल कर सामने आई, जैसा कि हमने आपको बताया, वो है ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानों की बहाली।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि जनवरी से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट है। शेख हसीना के शासनकाल में ढाका और पाकिस्तान के बीच संपर्कों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी, सीधी उड़ानें बंद थी, जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी तत्वों की आवाजाही पर रोक लगी थी। अब अगर जनवरी से ये उड़ानें शुरू होती है तो इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने का एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, यानी एक आकाशीय हाईवे मिल जाएगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि इन उड़ानों का इस्तेमाल सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि भारत विरोधी तत्वों, जाली नोटों और चरमपंथियों की घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। और अगर दोनों देशों के हुक्मरानों की इजाजत हो तो आतंकवादियों का घुसपैठ करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हवाई दोस्ती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए सिरदर्द बन सकती है दोस्तों। यानी कि ये मुलाकात जितनी सरल दिखाई दे रही है उतनी सरल है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है दोस्तों इन दोनों देशों की। यूनुस सत्ता में आते ही पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं और आज जब भारत और बांग्लादेश के बीच बवाल मचा हुआ है दोस्तों, तब भी मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मुलाकात करना नहीं छोड़ रहे। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो जनता को बताया जा रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो दोस्तों बाहर ही नहीं आने दे रहे ये लोग। अब आप भी कहेंगे कैसे, तो आपको बता दें। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले दोनों देशों के बीच व्यापार में 20% की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है, जिसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और जो दुनिया भर में कर्ज के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है, वो बांग्लादेश के साथ कौन सा निवेश और व्यापार बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकार इस समय को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनको पता है कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में एक खालीपन आ चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। इस तनाव का फायदा उठाकर वे बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को और हवा दे सकते हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त का यह दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है। वे बांग्लादेशी युवाओं जिन्होंने तख्ता पलट किया दोस्तों, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका असली शुभचिंतक है, भारत उनका असली दुश्मन है। ऐसा पाकिस्तान बांग्लादेश के युवाओं को संदेश दे रहा है। दोस्तों, भारत के लिए क्या है इसके मायने आपको बता दें। ये तस्वीर और ये मुलाकात नई दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है। चीन पहले ही से ही बांग्लादेश में मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान भी अपनी पकड़ बांग्लादेश में मजबूत कर लेता है तो भारत पूर्वी मोर्चे पर पूरे तरीके से घिर सकता है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के लिए खतरा बढ़ा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग का मतलब होगा बांग्लादेशी छात्रों का पाकिस्तान जाना और वहां के मदरसों या विश्वविद्यालयों के संपर्क में आना। इससे बांग्लादेश में कट्टरपंथ और तेजी से फैलेगा, जिसका सीधा असर पश्चिम बंगाल और असम पर पड़ेगा। जी हाँ, आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाने की पूरी प्रयास कर रहा है। वो भी तब जब पाकिस्तान देख पा रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध में दूरियां आ रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौके पर चौका मारने का प्रयास कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान, और उस चौके को मरवाने में मोहम्मद यूनुस पूरा दे रहे हैं पाकिस्तान का समर्थन। इस पर आपकी अब जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समुदाय के एक प्रदर्शन में खालिस्तानी समर्थकों ने हुड़दंग मचा दिया। भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेश में बढ़ रहे हिंदुओं की मौत और हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर 27 दिसंबर को प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच 6 फॉर जस्टिस संगठन SFJ से जुड़े खालिस्तानी कार्यकर्ताओं ने वहां आकर भारत विरोधी नारे लगाए और खालिस्तानी झंडे लहराए। खालिस्तानियों के हाथ में पोस्टर थे दोस्तों, जिन पर शहीद निजर, शहीद हादी, असैसिनेशन बाय मोदी लिखा हुआ था। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। खालिस्तानियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की और भारत विरोधी नारे भी लगाए। उन्होंने भारत सरकार पर हादी को मारने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की रक्षा की मांग कर रहे थे। वे भारत से बॉर्डर खोलने की अपील कर रहे थे ताकि बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचकर भारत आ सके। प्रदर्शन में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की लिंचिंग का जिक्र किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों में से एक डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा कि हिंदू संगठन क्यों सक्रिय नहीं हो रहे। इस संकट में बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ भारत पर भरोसा कर सकते हैं। प्रदर्शन में शामिल सनातन जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने कहा कि बांग्लादेश में 2.5 करोड़ हिंदू है, यह छोटी संख्या नहीं है। भारत के हिंदू संगठन सिर्फ जुबानी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसे हम एक नरसंहार की तरह देख रहे हैं। वहीं इस घटना पर यूनाइटेड नेशन इनसाइट ग्रुप से जुड़ी मनु मचखुरिया ने चिंता जताते हुए कह दिया कि खालिस्तानी अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेशी
हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में हिंदुओं की लगातार मौत के बाद दोस्तों जब हिंदू समुदाय प्रदर्शन कर रहा है तो फिर दोस्तों खालिस्तानियों की हालत क्यों खराब हो रही है, खालिस्तानी इसमें खलल क्यों डाल रहे हैं दोस्तों, ये विचार करने वाली बात है। आखिर वो ऐसा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट तो बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में है दोस्तों, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है। ऐसे में खालिस्तानियों का आना कहीं से कहीं तक कोई तुक बनता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी खालिस्तानी ये चमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का ध्यान उन पर जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप लोग खालिस्तानियों के इस कृत्य पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ हो रहे लंदन में प्रदर्शन में अपनी टांगे अड़ंगे की तरह डालते दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश के आरोपों का इंडियन फोर्सेस ने दिया जवाब। लगाया था भारत पर गंभीर आरोप कि भारत भाग चुके हैं उस्मान हादी के हत्यारे। बता दें, मेघालय में सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को बांग्लादेश की ढाका पुलिस की ओर से किए गए दावे को खारिज कर दिया। ढाका पुलिस ने कहा था कि इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे राज्य में घुस गए हैं। मेघालय में बीएसएफ प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बयान बताया। दरअसल ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के टॉप अधिकारी ने कहा था कि हादी हत्याकांड के दो मुख्य संदिग्ध हालुआ घाट सीमा के रास्ते मेघालय में घुस गए हैं। स्थानीय साथियों ने उनकी मदद की, ऐसा कोई सबूत नहीं है ताकि पता चले कि कोई भी व्यक्ति हालुआ घाट सेक्टर से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके मेघालय में आया है। पीटीआई से बात करते हुए उपाध्याय ने कहा कि बीएसएफ ने ना तो ऐसी कोई घटना देखी है, ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है। जो दावे फैलाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और गुमराह करने वाले हैं। मेघालय पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि गारो हिल्स इलाके में संदिग्धों की मौजूदगी के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई इनपुट या खुफिया जानकारी नहीं थी। बीएसएफ अधिकारियों ने कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात कर्मियों को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दोस्तों जब अल्पसंख्यकों को लेकर भारत ने जताई चिंता तो बौखला उठा बांग्लादेश, कहने लगा वो हमले हिंदुओं पर नहीं थे। बता दें, आपको याद होगा भी हालिया घटनाओं को देखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत ने चिंता जताई थी, जिस पर अब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी की टिप्पणियों को तथ्यहीन बता दिया। दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने कह दिया कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर फैलाए जा रहे गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावों को वो पूरे तरीके से खारिज करता है। सरकार का कहना है कि बांग्लादेश में लंबे समय से सभी समुदायों के बीच शांति और भाईचारे की परंपरा रही है। बयान में कहा गया कि कुछ आपराधिक घटनाओं को जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न के रूप में दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत के कुछ हिस्सों में इन घटनाओं का गलत इस्तेमाल करके बांग्लादेश के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और आम लोगों को बांग्लादेश, उसके दूतावासों और संस्थानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यानी कि दोस्तों एक तो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, लगातार ऐसी रिपोर्टें भी सामने आ रही है कि कुछ ही महीनों के अंदर 72 हिंदुओं लोगों को निशाना बनाया गया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की सरकार मानने को तैयार नहीं। दोस्तों मानना तो छोड़िए, हमें लगता है कि वो ऐसे बयान दे करके बात को दबाना चाहती है, यानी नई चाल चलती नजर आ रही है बांग्लादेश की यूनुस सरकार, जिससे उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक इन अल्पसंख्यकों की मौत बांग्लादेश में होती रहेगी, इसको रोकना बहुत जरूरी है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के चुनाव में हुआ एलोन मस्क की एंट्री। 2026 चुनाव से पहले बीएनपी का मास्टर स्ट्रोक दोस्तों स्टारलिंक से मचाया धमाका। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में पहली बार हाईटेक चुनावी रणनीति देखने को मिली है। राजधानी ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी की विशाल रैली के दौरान एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक का इस्तेमाल किया गया। पार्टी वॉलंटियरों ने पोर्टेबल स्टारलिंक टर्मिनल के जरिए हजारों समर्थकों को मुफ्त वाईफाई उपलब्ध करवाया। इस तकनीकी प्रयोग का उद्देश्य खराब मोबाइल नेटवर्क और भारी भीड़ के कारण आने वाली कनेक्टिविटी समस्याओं से बचना था। रैली स्थल पर मौजूद वॉलंटियर बैक पैक जैसे पोर्टेबल स्टारलिंक टर्मिनल लेकर घूमते नजर आए, जिससे लोग बिना रुकावट सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो, तस्वीरें और अपडेट साझा कर सके। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक रैलियों में सैटेलाइट इंटरनेट का यह पहला प्रयोग है। इसे डिजिटल राजनीतिक दिशा में बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहां दल अब तकनीक के सहारे युवाओं और शहरी मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति अपना रहे हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के जिस एनसीपी के कारण शेख हसीना का हुआ तख्ता पलट, अब चुनाव में जमात इस्लामी का देगी साथ। सही सुना आपने, दरअसल बांग्लादेश में जुलाई आंदोलन के नेताओं की ओर से गठित राजनीतिक दल नेशनल सिटीजन पार्टी ने अगले साल फरवरी 2026 में होने वाले देश में आम चुनावों के लिए इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया है। इस गठबंधन की घोषणा जमात के आमिर शफीकुर रहमान ने रविवार को की। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने कहा कि एनसीपी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
पार्टी वर्तमान में 8 पार्टियों वाले गठबंधन में शामिल हो गई है, जिसके बाद ये गठबंधन अब 10 पार्टियों का हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम से बात की और छात्रों की पार्टी रविवार की रात तक औपचारिक घोषणा करेगी दोस्तों। हालांकि जमात इस्लामी से गठबंधन के फैसले को लेकर एनसीपी के भीतर असंतोष भी सामने आया है। नाहिद इस्लाम के नेतृत्व वाली पार्टी के कई नेताओं ने इस फैसले के विरोध में अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी की केंद्रीय समिति के 30 नेताओं ने शनिवार को नाहिद इस्लाम को चिट्ठी लिखकर जमात के साथ किसी भी चुनौती समझौते का विरोध कर दिया दोस्तों। वहीं एक हफ्ते में कई नेताओं ने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी की केंद्रीय समिति के 170 से भी ज्यादा नेताओं ने जमात इस्लामी के साथ गठबंधन का समर्थन किया है। वहीं जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान की घोषणा से ठीक पहले एनसीपी की संयुक्त संयोजक तानजुना जाबिन ने रविवार की दोपहर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहीं कईयों ने अब धमकी दे रखी है कि अगर ऐसा हुआ तो हम पार्टी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, रूस ने खुलेआम कर दिया बीजिंग का समर्थन, जापान को दे दी गंभीर चेतावनी। ताइवान जो है वो चीन का अटूट हिस्सा है। दोस्तों बता दें, आखिर पहली बार रशिया ने यह बयान देकर भारत तक को चौंका दिया। क्यों रशिया ने दिया ऐसा बयान? पश्चिमी देशों से चल रहे तनाव के बीच रशिया ने एशिया में अपने सबसे बड़े सहयोगी चीन के पक्ष में एक बहुत बड़ा और कड़ा बयान जारी कर दिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि रशिया जो है वो ताइवान की स्वतंत्रता का किसी भी रूप में विरोध करता है और ताइवान को चीन का अविभाज्य अंग मानता है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने पड़ोसी देश जापान को भी उसकी रक्षा नीतियों को लेकर सख्त चेतावनी दे दी है। दोस्तों रूसी समाचार एजेंसी टास को दिए एक इंटरव्यू में सर्गेई लावरोव ने वन चाइना पॉलिसी के प्रति रशिया की प्रतिबद्धता को दोहराया। लावरोव ने कहा कि रशिया ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास का विरोध करता है। हम ताइवान को चीन का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा मानते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर है। रशिया का यह खुला समर्थन दोनों देशों बोले तो रशिया चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। दोस्तों इंटरव्यू के दौरान लावरोव ने जापान की बदलती सैन्य नीतियों पर भी गंभीर चिंता जता दी। उन्होंने टोक्यो को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर गहराई से विचार करे। लावरोव ने कहा कि हम जापान से आग्रह करते हैं कि वो सैन्यीकरण दिशा में अपने कदमों पर सावधानी से बचे और सोचे। रशिया का मानना है कि जापान अमेरिका के प्रभाव में आकर अपनी रक्षा क्षमताओं को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शांतिवादी नीति में हाल ही में आए बदलावों और रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी ने मॉस्को को नाराज किया है। रशिया इसे अपनी पूर्वी सीमाओं के लिए खतरा मानता है। दोस्तों जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लावरोव का यह बयान एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है। ताइवान मुद्दे पर चीन का साथ देकर रशिया ने अपनी दोस्ती पक्की कर ली। जापान को चेतावनी देकर रशिया ने अमेरिका और उसके एशियाई सहयोगियों को बता दिया है कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उनकी गतिविधियों पर चुप नहीं बैठेगा। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि रशिया की तरफ से ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था ताइवान को लेकर कि ताइवान जो है वो चीन का अटूट हिस्सा है, जबकि रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ये बयान वाकई में नहीं देना चाहिए था, ये ताइवान के लोगों, ताइवान की सरकार और ताइवान के चल रहे तंत्र के खिलाफ है, उनकी आजादी के खिलाफ है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि अपने भारत ने कभी भी ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं बताया। ताइवान हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह कार्य करता आया है। दोस्तों आप लोग क्या मानते हैं? ताइवान को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है या फिर ताइवान एक अलग राष्ट्र, अलग देश है? देखते हैं आपकी क्या राय है और पुतिन के विदेश मंत्री के इस बयान पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। जरूर बताएगा कि उनके कहने पर आप क्या रिएक्ट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल ही लिया सच। मान लिया कि भारत के हमले में नूर खान एयरबेस हुआ बर्बाद। भारत के 80 ड्रोनों ने उड़ा दी पाकिस्तान की नींद। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबर नहीं पा रहा है। समय समय पर उसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा किए गए हमलों की याद आ जाती है। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री इशाक डार ने माना है कि 10 मई की सुबह भारत ने उसके नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। भारत ने पाकिस्तान पर कितने करारे हमले किए थे इसकी भी डार ने खुद जानकारी दी। डार ने बताया कि 36 घंटे में भारत ने 80 ड्रोन से हमले किए थे। इशाक डार ने यह भी कहा कि मई के संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद ने पाकिस्तान और भारत के बीच मीडिएशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन दावा किया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने नई दिल्ली से बात करने की इच्छा जताई थी। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पहलगाम हमले के बदले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें
आरएसएस की तारीफ करने को लेकर राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर कसा तंज, कह दिया आप बदमाशी कर गए। जी हां, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन के भीतर एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। मुख्य कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद चाय नाश्ते के दौरान आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस को आरएसएस बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से सीखने वाले बयान के बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का आमना सामना हुआ। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कह दिया कि आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसी बातचीत के दौरान पीछे खड़े एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। फिर राहुल गांधी ने हंसते हुए प्रतिक्रिया दी, बिल्कुल सही कहा, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। सूत्र बताते हैं कि यह पूरी बातचीत सहज माहौल में हुई। चाय नाश्ते के इस अनौपचारिक कार्यक्रम में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद थे। इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए दिग्विजय सिंह को एक नसीहत भी दे डाली। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने हंसते हुए तंज के माध्यम से कह दिया कि जो भी बातें रखनी हो वो पार्टी के आंतरिक मंचों पर रखी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मुद्दे हल नहीं होते। दरअसल पूरा मामला सोशल मीडिया पर की गई दिग्विजय सिंह की पोस्ट से जुड़ा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने आरएसएस के संगठनात्मक शक्ति का जिक्र करते हुए तारीफ कर दी। उनके इसी बयान पर पार्टी के अंदर विरोध और समर्थन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इससे एक चीज तो तय है कि सच्चाई कहीं ना कहीं निकल ही जाती है और वही होता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलेगा, वहीं बता दें। ये दिव्य की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा। लगे हाथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। दोस्तों, मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।